नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल के जोधपुर राजस्थान से आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर फिर से हाजिर हूं। साथियों, कल हमने इस निकटवर्ती ग्राम सेवक परीक्षा को देखते हुए दोस्तों प्रश्नों की सीरीज को ताबड़तोड़ धमाकेदार सीरीज शुरुआत की थी। दोस्तों, अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा क्लासों को शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कल हमने संविधान की पहली क्लास शुरू की थी प्रश्नों की। हम लगातार दूसरी क्लास पर बातचीत करेंगे। दोस्तों आइएगा, हम बात कर रहे थे दोस्तों प्रश्नों की 100 प्रश्नों की श्रृंखला में। आज अपन शुरुआत करेंगे दोस्तों। कल हमने 7 संविधान की अनुसूची पर बात कर ली थी। देखिएगा, हम बात करें सवाल नंबर 1, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए दोस्तों जिनको भारत रत्न दिया मरणोपरांत? दोस्तों, तो एकमात्र व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हुए दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री हुए। लाल बहादुर शास्त्री जो थे दोस्तों एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री, ऐसे व्यक्ति, पहले व्यक्ति दोस्तों प्रधानमंत्री थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न दिया दोस्तों, याद रखेगा। और हमारी खासियत है एक ही लाइन में 3-3 सवाल आपके सामने रखेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया। दूसरा सवाल इन्हीं पर दोस्तों, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? इन्हीं प्रधानमंत्री ने दिया था दोस्तों। सवाल नंबर 3, एकमात्र प्रधानमंत्री दोस्तों जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। साथियों, जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। कहां पर हुई थी भाइयों? ताशकंद में हुई थी। और ताशकंद तत्कालीन सोवियत संघ का एक शहर था दोस्तों, उज्बेकिस्तान। आज वो कहां पर पड़ता है? उज्बेकिस्तान में है दोस्तों। उज्बेकिस्तान में है ताशकंद, वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए, इन्हीं लाल बहादुर शास्त्री के समय दोस्तों 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध जो है लाल बहादुर शास्त्री के समय ही हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, सवाल नंबर अगली बात करें अपन, तो देखिए दोस्तों एकमात्र व्यक्ति, हम बात कर रहे थे भारत रत्न की। पहले आप देख लीजिएगा 5वां सवाल दोस्तों, एकमात्र व्यक्ति जो विदेशी व्यक्ति होने के बावजूद भी सर्वोच्च रत्न भारत रत्न दिया गया था। कौन सा दिया? भारत रत्न दिया दोस्तों। कौन से व्यक्ति थे? ध्यान रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान नाम था दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान नाम था। आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा, वॉइस पर ज्यादा ध्यान रखना दोस्तों, लिखावट पर ज्यादा ध्यान नहीं रखें। कम समय में ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त करें। चलिए, हम बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों, ये विदेशी व्यक्ति होने के बावजूद भी सर्वोच्च भारत रत्न जो पुरस्कार है हमारे भारत का, भारत रत्न प्रोवाइड करवाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी भी कहते हैं। सीमांत गांधी भी कहते हैं। इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहते हैं। फ्रंटियर गांधी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सीमांत का अंग्रेजी वर्ड फ्रंटियर ही होता है दोस्तों। इन्होंने खुदाई खिदमतगार जो होता है दोस्तों, खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन तैयार किया जो लाल कुर्ती के नाम से भी विख्यात है। लाल कुर्ती संगठन हो, खुदाई खिदमतगार हो, खान अब्दुल गफ्फार खान को नाम जरूर याद रखें। चलिए, हम बात कर रहे थे दोस्तों भारत रत्न की। आ गए अपन भारत रत्न में, तो लगे हाथों आपको बता देते हैं भारत के सर्वोच्च 4 पुरस्कार कौन से दोस्तों? भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न। क्या नाम है? भारत रत्न। दूसरा पुरस्कार है दोस्तों, उसका नाम है पद्म विभूषण। क्या नाम है? पद्म विभूषण। तीसरा जो ये अवरोही क्रम है दोस्तों, घटते क्रम है। सर्वोच्च भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा है भाइयों पद्म भूषण। क्या नाम है? पद्म भूषण। और चौथा है दोस्तों पद्मश्री। क्या नाम है? पद्मश्री। ये 4 पुरस्कार जो है भारत के सर्वोच्च पुरस्कार है घटते क्रम में। ध्यान रखना, वो राजकीय या भारतीय नागरिक जो सर्वोच्च उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन व्यक्तियों को दोस्तों ये सेवा क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन चारों ही पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? 1954 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1954 में हुई। 1954 में हुई थी दोस्तों। और 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम भी आया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो आया वो 1955 में ही आया था। दोनों सवाल दोस्तों याद रखिएगा। अगली बात करूं मैं आपके सामने, तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको पता है कि भारत का संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है दोस्तों कब लागू हुआ? संविधान, देखो संविधान के बारे में बात करूं तो 2 तारीखें आपको याद रखनी है, 26 नवंबर और 1949 और 26 जनवरी 1950। दोनों में क्या फर्क है भाइयों? देखिएगा,
आपको इतना पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गया था, जबकि संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो इस 3 साल के गैप में जो शासन चल रहा था वो शासन किस आधार पर चल रहा था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इस अवधि को 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच की अवधि को भारत जो है एक डोमिनियन स्टेट्स था। क्या नाम होता है डोमिनियन का? अधिराज्य या औपनिवेशिक राज्य। सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, औपनिवेशिक राज्य, यानी भारत जो है औपनिवेशिक राज्य की अवधि कौन सी थी? 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत एक अधिराज्य औपनिवेशिक राज्य डोमिनियन स्टेट्स था। क्या होता है दोस्तों ये औपनिवेशिक राज्य है? जब किसी देश का शासन किसी विदेशी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलता है। तो ध्यान रखना, यह जो अवधि थी दोस्तों 47 से लेकर 50 के बीच की अवधि, इस अवधि में जो शासन था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में चलता था। भारत शासन अधिनियम से चलता था और यह अधिनियम विदेशियों द्वारा बनाया गया था दोस्तों, विदेशियों द्वारा बनाया गया था। इसलिए उस समय तक भारत जो है अधिराज्य था। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया, अधिनियमित हो गया था, अंगीकृत हो गया। और उसी दिन से दोस्तों कहीं पर आपको 15 अनुच्छेद मिलेंगे, कहीं पर 16 मिलेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, मुख्य रूप से 15 अनुच्छेद ही है जो उस दिन लागू किए गए थे, यानी आंशिक रूप से संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, लेकिन कहीं पर आपको 16 अनुच्छेद भी मिल सकते हैं। ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान रखें। फिर दोस्तों पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। ध्यान रखना, इसी दिन जो है भारत दोस्तों पूर्ण रूप से क्या बना? गणतांत्रिक देश बना, गणतांत्रिक देश बना। क्योंकि दोस्तों इसी समय में जो भारत के जो राष्ट्रपति है वो दोस्तों नियुक्त हुए थे, ध्यान, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस चीज को आप ध्यान रखें। भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को बना। दोस्तों संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो लागू 26 जनवरी 1950 को ही क्यों हुआ? ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं, इतिहास में ले जाते हैं थोड़े। आपको पता है 1885 में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होती है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो करते हैं, उसी कांग्रेस के प्रतिवर्ष अधिवेशन होते थे। दोस्तों बात कर रहा हूं 1929 की, 1929। और अधिवेशन जो है दोस्तों, विशेष अधिवेशन को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर दिसंबर में ही होते थे, दिसंबर महीने में ही होते थे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल जी नेहरू। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी? इसी अधिवेशन में रखी। 1930 में कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं साथियों, 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1931 में जो हुआ वो कराची में हुआ था, कराची में हुआ, और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हम इस पर बात कर लेते हैं पहले। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग रखी और जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन के तहत दोस्तों अगले साल 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, कौन सी रावी? वही पेशावर पाकिस्तान के पास में जो रावी नदी है, जिनको परुषणी नदी कहते हैं वेदों में, उस नदी के तट पर दोस्तों 26 जनवरी को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया और तिरंगा लहराया था। इसी तारीख को यादगार बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान जो है लागू किया गया। चलिए 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल ने अधिवेशन किया। दोस्तों ध्यान रखना, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक कहते हैं, भारत का बिस्मारक कहते हैं, क्योंकि दोस्तों बिस्मारक ने रियासतों का एकीकरण किया था, आपको पता ही है। और भारत में रियासतों का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी कारण से इनको लौह पुरुष भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनके बारे में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है दोस्तों, इन्होंने अध्यक्षता की थी कराची अधिवेशन की, लेकिन इनका जो सरदार जो है, इनका नाम नहीं है सरदार दोस्तों, इनकी उपाधि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में सरदार इनकी उपाधि है। और यह उपाधि किसने दी थी दोस्तों? बारदोली में एक संघर्ष हुआ था, बारदोली में, ध्यान रखिएगा, आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। बारदोली में संघर्ष हुआ था। उस समय दोस्तों इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए ये वल्लभ भाई पटेल गए थे, तो इनकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, इसलिए ध्यान रखना बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चलिए हम अगली बात कर लेते हैं दोस्तों।
जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 थी। कितनी थी दोस्तों? 565। कहीं पर 62 भी मिल सकता है, 562 या 565 देशी रजवाड़े थे, याद रखना दोस्तों। हमारा भारत का जो संविधान है उस संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर हुआ? तो दो योजना आप रट ही लो। कौन सी योजना? एक तो है कैबिनेट मिशन योजना, एक तो है कैबिनेट मिशन योजना, और एक है दोस्तों माउंटबेटन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, दूसरी है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप सोच रहे होंगे सवाल तो मिल ही नहीं रहे, इससे ज्यादा आप क्या चाहिए? विद एक्सप्लेन थ्रू आपको सवाल प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक एक लाइन में 5-5 जानकारी आपको एक ही जगह पर उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कैबिनेट मिशन योजना जो है दोस्तों, ध्यान रखना इस योजना के तहत दोस्तों ध्यान रखना संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुआ, और संविधान का निर्माण भी इसी योजना के तहत ही हुआ। लेकिन भारत का जो विभाजन है, भारत का वो विभाजन जो है दोस्तों, वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। 3 जून 1947 को ध्यान रखना उद्घोषणा हुई थी। भारत विभाजन की घोषणा कब हुई? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत हुई थी दोस्तों, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बात कर रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे भारत का संविधान का दोस्तों निर्माण हुआ। तो आप हमें पूछेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए थे? 389 भाइयों। क्यों भाई? देखिए इनमें एक शर्त रखी गई थी साथियों कि प्रत्येक 10 लाख, जिस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख होगी उस पर एक दोस्तों कैंडिडेट चुना जाएगा। ध्यान रखिएगा तत्कालीन जो भारत था उसकी जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के लगभग थी, इसलिए यह संख्या जो है 389 ही बनी। 389 ही बनी। अब इस 389 में दोस्तों 3 भाग थे। कौन कौन से? देखो, एक तो थे ब्रिटिश प्रांत। कौन थे? ब्रिटिश प्रांत। प्रांत का मतलब राज्य। एक दोस्तों चीफ कमिश्नर प्रांत, जो केंद्र शासित प्रदेश जो जैसे बोलते हैं चीफ कमिश्नर प्रांत, और एक थे दोस्तों देशी रियासतें। देशी रियासतें आप इनको याद रखें दोस्तों। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ब्रिटिश भारत बन जाएगा। लेकिन अलग से एग्जाम इधर पूछ ले तो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी प्रांत है। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे दोस्तों। कौन कौन से थे? देखिएगा, एक तो हमारे राजस्थान में अजमेर है, एक तो राजस्थान में अजमेर था। दूसरा दोस्तों कुर्ग कर्नाटक में है, आजकल कुर्ग कर्नाटक था। तीसरा साथियों दिल्ली था। और चौथा दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में था। ध्यान रखना बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। सॉरी, यहां पर दोस्तों 292 सदस्य थे। 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत से। कुल मिलाकर आपको ब्रिटिश भारत पूछ लिया जाए तो 292 प्लस 4 296 सदस्य होंगे दोस्तों। 296 होंगे। चलिए टोटल थे दोस्तों 389। इन दोनों में से आपको एक याद रह जाए तो भी आप ये रियासतें वाले सवाल जो है सॉल्व कर सकते हो। 296 वहां पर थे तो यहां पर कितने हो गए दोस्तों? 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से थे। कुल मिलाकर 389 बने। 389 बने दोस्तों। ध्यान रखना हमारी संविधान सभा में जो सदस्य थे दोस्तों वो निर्वाचित भी थे, हालांकि अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए। उस समय जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थे, लेकिन निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। देखिए आपका एक सवाल सॉल्व कर देते दोस्तों। निर्वाचित तो थे दोस्तों ब्रिटिश भारत वाले, मनोनीत थे देशी रियासतों वाले। सवाल अभी बताएंगे आपको पूछ रहे राजस्थान से कितने सदस्य गए संविधान सभा में? 15 सदस्य। कितने गए भाइयों? 15 सदस्य गए। 14 सदस्य देशी रियासतों से गए। एक हमारा चीफ कमिश्नरी प्रांत अजमेर जो था वहां से गए। अजमेर से जाने वाले व्यक्ति मुकुट बिहारी भार्गव थे। टोटल कितने गए? 15 गए। चलिए अब दोस्तों कहीं पर आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में कंफ्यूजन होती होगी। क्या होता है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष? देखिए एक होता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। क्या फर्क है इनमें दोस्तों? अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली जनता द्वारा चुना जाता है, जैसे सरपंच है, प्रधानमंत्री है, ये डायरेक्टली दोस्तों जनता द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यक्ष। और जो व्यक्ति
डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, लेकिन जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, वो होता है अप्रत्यक्ष। जैसे राष्ट्रपति भाइयों, कौन? राष्ट्रपति, यह अप्रत्यक्ष होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों जनता द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि करते हैं, लेकिन जनता स्वयं नहीं करती है, इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में आप कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए हम बात कर रहे थे दोस्तों, चलिए हम अगला सवाल अपन बात करें तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। तो आज 22 कैसे हो गई भाइयों? बिल्कुल हो गई। कहां से हुई देखिएगा, 14, आज 22 कैसे हो गई? मूल संविधान दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। उस समय दोस्तों कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। याद रहेगा आपको। तो 14 सितंबर है दोस्तों, ध्यान रखना 14 सितंबर है। 14 नवंबर को चाचा नेहरू का दिवस मनाते हैं, बाल दिवस दोस्तों वो नहीं है, 14 सितंबर है, 1949 की बात कर रहा हूं। उस समय मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14। आज कितनी है दोस्तों? 22 है। तो फिर ये 22 कहां से आई? चलिए अभी बता देते हैं आपको। देखो 15वीं भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में प्रावधान है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में प्रावधान है 22 भाषाओं का। तो 15वीं भाषा कौन सी आई? सिंधी आई। कब आई दोस्तों? सिंधी है। ध्यान रखना 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। उस समय दोस्तों सिंधी को कितनी भाषा बना दी गई? 15वीं भाषा बना दी गई थी। चलिए दोस्तों 16, 17 और 18 यह 3 भाषाएं एक साथ में बनाई। कौन सी बनाई? नेपाली, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी ध्यान रखना दोस्तों, गोवा के आसपास का क्षेत्र कोंकण क्षेत्र कहलाता है, वहां पर थी कोंकणी। तो 3 भाषाएं एक साथ में बनाई। कब बनाई भाइयों? 71वां संविधान संशोधन 1992। कब बनाई? 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992, जिसमें 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 में बनाई। कितनी हो गई टोटल? 18। 4 भाषाएं 19, 20, 21 और 22 कब बनाई गई दोस्तों? 4 भाषाएं। पहले तो सुनो कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली यह 4 भाषाएं जो है साथियों मिली तो कितनी हो गई? 22 हो गई। कब बनाई गई इनको? यहां से बोराणु उठा लो और यहां लेकर आ जाओ। 92वां संविधान संशोधन 2003। अभी अभी एसआई के एग्जाम में यही सवाल है। अगर आपको इस भाई की मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इतना फैलाओ कि हर भाई बंधु को इसका फायदा हो सके। 2003 में दोस्तों यह जो है 4 भाषाएं मिलाई गई तो कुल कितनी बन गई? 22 भाषाएं हो गई। आज के दिन भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लेकिन दोस्तों मजे की बात है, यह ध्यान रखना भारतीय संविधान जो है मूल रूप से भारतीय संविधान केवल एंड केवल जो है दोस्तों अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया था। मूल संविधान दोस्तों ध्यान रखना केवल एंड केवल अंग्रेजी में ही लिखा गया था और राजभाषा जो हिंदी होगी वो लाइन भी अंग्रेजी में ही है, लेकिन बाद में ट्रांसलेट करके हिंदी अंग्रेजी 2 किया गया। आज के दिन भारतीय संविधान 2 भाषाओं में लिखित है, हिंदी एंड अंग्रेजी। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों संविधान में भारत के लिए केवल 2 ही नाम है। कौन कौन से है दोस्तों? इंडिया और भारत। इंडिया और भारत। ध्यान रखना दोस्तों कहीं पर भी हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, केवल इंडिया और भारत ही मिलेगा। 2 ही नाम है दोस्तों भारतीय संविधान में, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए 9वीं अनुसूची जो थी वो मैंने कल आपके सामने रखी थी, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी और दोस्तों इसमें भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बातचीत हुई है। 10वीं अनुसूची मैंने कल बता दी दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ उसमें जोड़ी गई थी 1985 में। दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। 11वीं जो अनुसूची है दोस्तों 11वीं 12वीं यह ध्यान रखना 73वें और 74वां संविधान संशोधन कब हुए? दोनों 1992 में हुए। 1992 में हुए, उस समय जोड़ी गई थी दोस्तों। और 73वीं यह जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों यह ध्यान रखना दोस्तों ये अधिनियम जो है वो 1992 में ही आए थे। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव थे, ध्यान रखना नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव थे, एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर इनको संवैधानिक मान्यता दी गई थी दोस्तों, एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर। चलिएगा हम बात करें, ये 92 में तो पारित हुए अधिनियम, लेकिन 93 में लागू हुए थे। 73वां जो है 11वीं अनुसूची दोस्तों, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से। ध्यान रखना दोस्तों, ये इस अधिनियम में पंचायतें शब्द ही लिखा हुआ है, पंचायतें शब्द ही लिखा हुआ है। और इसमें टोटल 29 कार्य है। कितने कार्य है दोस्तों? 29 कार्य है, इसको भी आप ध्यान रखना। और टोटल जो इसमें अनुच्छेद है साथियों, वो है 16 अनुच्छेद है, 243 से लेकर के एम तक साथियों। मैं रिपीट नहीं कर पा रहा हूं, पूरा 16 अनुच्छेद, इतना जरूर ध्यान रखें। यह जो है दोस्तों, इसमें 18 कार्य और 18 ही अनुच्छेद है, 18 कार्य। और यह दोस्तों नगरीय स्वशासन से संबंधित है, नगरीय स्वशासन से संबंधित है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करें दोस्तों, तो इसमें देखो पंचायतों से जुड़े हुए अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें, राजस्थान में सबसे पहले दोस्तों, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कहां पर हुई थी? राजस्थान में हुई थी। कब हुई थी भाइयों? 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। कहां पर हुई थी? नागौर जिले का गांव है एक, बगदरी गांव, नागौर जिले के बगदरी गांव में हुई थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंचायती राज का जनक पूछ लिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री है दोस्तों। लेकिन आपको पूछ लिया जाए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक, तो अभी बताएंगे आपको। यह तो हुई थी दोस्तों पंचायत राज की स्थापना। इसी के जस्ट 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में हुई, आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायत राज की स्थापना हुई। और सबसे पहले पंचायती राज के वोट यानी निर्वाचन भी कहां पर हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य में ही हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य में ही हुआ था। देखिए दोस्तों, पंचायती राज से जुड़ी हुई बात के लिए 2 कमेटियां बड़ी फेमस थी। पहली बात तो आप यह ध्यान रखें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम वो आया 1952 में आया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया। और इसी को दोस्तों जब यह सफल नहीं हुआ तो 1953 में राष्ट्रीय सह-विस्तार योजना लाई गई, राष्ट्रीय सह-विस्तार योजना लाई गई दोस्तों। उसको भी आप ध्यान रखें, अगले ही साल लाई गई थी 1953 में। यह सवाल यही से बनते हैं भाइयों, आप आवाज पर जरूर ध्यान दें और दोस्तों अपना नोट्स बनाए, रिवीजन करें। मात्र 10 दिन बचे हैं। राष्ट्रीय सह-विस्तार योजना 1953 में लाई गई। और दोस्तों ध्यान रखिएगा 1957 में, 1957 बात 9 जनवरी की है दोस्तों, 1957 में बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, तारक मेहता नहीं दोस्तों, बलवंत राय मेहता, यह कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही दोस्तों ध्यान रखना पंचायती राज व्यवस्था आई। ध्यान रखिएगा, इन्होंने दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की। त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ग्रामीण स्तर यानी निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मिडाइवल स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद। नगरों में दोस्तों सबसे नीचे नगर पालिकाएं, मध्यवर्ती नगर परिषद और अर्बन नगर निगम। आज के दिन 10 नगर निगम है भाइयों, ध्यान रखिएगा। इसे बलवंत राय मेहता को ही दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। एक दोस्तों मेहता और आए, कौन से मेहता है? अशोक मेहता है। कौन से मेहता है? तारक मेहता नहीं, अशोक मेहता। 1977 में आए भाइयों अशोक मेहता। अशोक मेहता कमेटी आई 1977 में। और इस कमेटी में क्या कहा गया? द्विस्तरीय पंचायती राज, इसको भी रट लेना। द्विस्तरीय पंचायती राज की बात हुई थी, 2 स्तर, जिसमें मिडाइवल स्तर को हटा दिया गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यह है हमारे दोस्तों पंचायती राज से जुड़ी बातें। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों क्या हुआ? ग्रामीण पंचायत राज व्यवस्था को लागू हुआ दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को दोस्तों मतदाता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को ध्यान रखना विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। और 10 दिसंबर को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। धन्यवाद साथियों, लगातार पढ़ते रहिए। अगर आपको क्लास से पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक एंड शेयर करें और अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।